स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और हम उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसमें हमने कल कुल 5 सॉल्यूशंस उसके हमने करे। तो आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एल्कोहल एंड ग्लूकोज। ठीक है, एक एल्कोहल दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक क्या दे रखा है इसमें, एल्कोहल, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, हम अल्कोहल में लेते हैं CH3CH2OH, ये कॉमन, ये एथेनॉल को ले लेते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लेते हैं C6H12O6। जितने भी अल्कोहल ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है। अब ये हो गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है अल्कोहल। अब क्वेश्चन में क्या पूछना है, अल्कोहल एम ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या है, हाइड्रोजन तो है लेकिन फिर भी इनको हम क्या कहते हैं, अम्ल नहीं कहते हैं। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझाइए। तो एक क्रियाकलाप करना है हमें, उसके द्वारा हमें क्या करना है, इसे समझाना है। ठीक है, तो हम एक इसका क्रियाकलाप देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। ठीक है, बीकर में एक क्या करते हैं, रबड़ की कॉर्क लेते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये बैटरी हो गई। इससे क्या जुड़ा है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, इसका स्विच है, इसको हम इससे जोड़ते हैं, इस सर्किट को पूरा करना है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है, आपके रबड़ कॉर्क है, रबड़ कॉर्क। ये क्या हो गई, आपकी बैटरी। ये हो गया बल्ब, ये हो गया आपका स्विच, स्विच की। और इसमें हमने क्या ले रखा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है। वो सॉल्यूशन अल्कोहल का भी हो सकता है और ग्लूकोज का भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो, अब इस एक्टिविटी से हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन अल्कोहल का भी हो सकता है, आपका ग्लूकोज का। अब देखो, जब इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल को हम डालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में जब हम अल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करता, यानी कि आपका जो बल्ब है वो क्या होता है, जलता नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका जो अल्कोहल है वो इसमें क्या कर रहा है, H+ आयन उत्पन्न नहीं कर रहा है। ठीक है, H अगर आपको विद्युत को, अगर आपका बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास तब होगी जब इसमें क्या होंगे, आयन्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके अपने H+ आयन लूज नहीं करता है किसमें, वाटर में। ठीक है, अब देखो, जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें भी यही होता है। ये क्या होता है, अपने H+ आयन नहीं देता है। ठीक है, जल में अपने H+ आयन नहीं देता, और जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, अगर इसी में हम अगर HCl को लें तो वो क्या करेगा, इसमें अपने H+ आयन देगा, जिससे क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं अल्कोहल और ग्लूकोज का, ठीक है, वाटर में इसको डालते हैं, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने H+ आयन नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो बल्ब जलता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्ब जलता नहीं है। तो क्या हुआ कि इससे क्या पता चलता है, अब देखो, अगर ये बल्ब जलने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए इसमें क्या होनी चाहिए, अपने H+ आयन अगर इसमें देते तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती और इसके बल्ब जलते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो आपके ग्लूकोज है, ठीक है, और जो आपका अल्कोहल है, वो क्या होता है, जल में अपने H+ आयन नहीं देते। जबकि हमने पढ़ा था जो आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आप जल में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो तभी इसका आंसर क्या हो गया कि इस एक्टिविटी से हमने ये सिद्ध करा कि जो अल्कोहल और जो ग्लूकोज है, इसमें क्या होता है, H हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्या करता है, अपना ये वाटर में क्या करता है, अपना H+ आयन नहीं देता है, जिसकी वजह से ये अम्ल नहीं है। ठीक है, तो इससे इनको अम्ल में क्लासीफाई नहीं किया गया है इनको। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आश्वित जल। ठीक है, आश्वित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, अब देखो, इसमें है कि आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आपका क्या है, आश्वित जल, आश्वित जल। और दूसरा है रेन वाटर,
रेन वाटर यानी कि वर्षा का जल, वर्षा जल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, विद्युत का चालन क्यों नहीं, इसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती है, जबकि रेन वाटर में क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। अब देखो जो भी आपका अभी हमने देखा, जो विद्युत का चालन करने का इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या होना चाहिए, आयन क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपका प्योर वाटर होता है यानी कि आश्रित जल का डिस्टिल्ड यानी कि प्योर वाटर, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आयन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, यानी कि विद्युत का चालन चालन नहीं करता है, यानी विद्युत का चालक ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेन वाटर में देखो, रेन वाटर में क्या होता है, एयर में क्या होता है, बहुत सारे क्या होती है गैसेस मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे गैसेस यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं इसमें वायु में क्या है, बहुत सारी गैस होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। ये क्या होते हैं जब वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, ठीक है, अम्ल बनाते हैं, तो जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इनको बनाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं अपने क्या करता है ये, इसमें क्या होता है आयन्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो रेन वाटर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जो आपका प्योर वाटर है इसमें किसी प्रकार के आयन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जबकि आपके रेन वाटर में आयन्स उपस्थित होने के कारण इसमें क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अब देखो हमने पढ़ा था कि जितने भी जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एसिड्स होते हैं वो जल में क्या करते हैं आपके H+ आयन देते हैं, ठीक है, सिर्फ जल में क्या करते हैं वो H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब देखो अब जब जल ही नहीं होगा, ठीक है, जब आपका वाटर ही नहीं होगा तो वो उसमें H+ आयन कैसे देगा, ठीक है। तो क्या होता है किसी भी पदार्थ का अम्लीय व्यवहार कैसे होता है, या तो उसमें क्या होता है हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन जैसे हम लेते हैं HCl+, अगर हम इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा आपका H3O+ आयन। हमने क्या पढ़ा था, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं या क्या करते हैं H+ आयन देते हैं, प्लस क्या होगा Cl-, ठीक है। अगर हम HCl का क्या ले एक्वस सॉल्यूशन ले, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये आपको ना H+ आयन देगा प्लस Cl-। अब यहाँ पे देखो जो भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ वाटर की उपस्थिति में यानी कि जल की ही उपस्थिति में आपके क्या करेंगे हाइड्रोनियम आयन देंगे या क्या देंगे H+ आयन देंगे, उसके बिना वाटर के क्या करेंगे अपने H+ आयन यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या होगा जल की अनुपस्थिति में क्या होता है अपने अम्लीय व्यवहार को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 विलियन, ठीक है, हमें 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं A B C D व E, क्या दे रखे हैं 5 सॉल्यूशन है A B C D और क्या दे रखे हैं E दे रखे हैं, ठीक है। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है यानी कि आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब हम इसकी जांच करते हैं तो पीएच के मान, जो इसका पीएच मान है, ठीक है, पीएच के मान क्या आते हैं आपके 4, 1, 11, 7 और 9, ठीक है। ये क्या है इसके पीएच के मान है, इतने मान क्या होते हैं हमें मिलते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं बोल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विलियन क्या है, ए दे रखा है कौन सा विलियन क्या है उदासीन है, ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा विलियन उदासीन है। बी बताना है आपको कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, और सी बताना है कौन सा प्रबल अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है, और डी बताना है कौन सा दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, और ई बताना है कौन सा दुर्बल क्षारीय है, ठीक है, यानी कि दुर्बल क्षारीय है। अब देखो हमें क्या दे रखे हैं 5 क्या दे रखे हैं सॉल्यूशन के 5 विलियन दे रखे हैं A B C D और क्या दे रखे हैं E दे रखे हैं। अब देखो जब इनके क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या की जाती है जांच की जाती है तो पीएच का मान क्या निकलता है आपका 4, 1,
11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है, कौन सा प्रबल क्षारीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन है, कौन सा आपका प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कौन सा दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड है, और कौन सा क्या है वीक एल्केलाइन है। ठीक है, तो उदासीन, आपको पता है जो पीएच स्केल होता है उसका मान क्या होता है आपका 0 से 14 होता है, और अगर 7 है तो वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 से नीचे वैल्यू आती है तो वो क्या होता है एसिडिक होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है बेसिक होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, आप तो इसमें पूछ रहे हैं कि उदासीन कौन सा न्यूट्रल कौन सा है, तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो गया, तो कौन सा हो गया डी, क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, डी आपका क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। और कौन सा प्रबल क्षारीय है, यानी कि जो अपने क्या है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है OH नेगेटिव आयन क्या देगा जल में अधिक मात्रा में देगा। तो देखो एक क्या है आपका क्षारीय आपका 9 हो गया। ठीक है, 7 से 14 के बीच में जितने भी होते हैं क्या होते हैं बेसिक होते हैं, तो एक 9 हो गया आपका, और एक क्या है एक 11 प्रबल पूछ रहा है। तो जितना ज़्यादा आगे को वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है जितना ज़्यादा आगे को वैल्यू होगी तो वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो आपका 11 यानी कि सी क्या हो गया आपका प्रबल क्षारीय हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि प्रबल अम्लीय, अब देखो आपको पता है जितनी कम वैल्यू होगी, ठीक है 0 से 7 के बीच में जितनी कम वैल्यू होगी वही क्या होगा उतना प्रबल यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो प्रबल अम्लीय इसमें से देखो एक अम्ल आपका बी वाला है, ठीक है 1, और एक ए वाला है H4। तो इसमें जो प्रबल अम्लीय कौन सा है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रबल अम्लीय, यानी कि प्रबल अम्लीय कौन सा आ गया आपका बी। ठीक है, यानी कि 1। और आप पूछ रहे दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा फिर ये दो अम्ल थे, तो आपका ए क्या हो गया आपका दुर्बल अम्लीय हो गया। ठीक है, क्या है इसका H4 है। और आपका दुर्बल क्षारीय है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग तो ये हो गया, बचा कौन सा ई, तो ये क्या हो गया आपका दुर्बल क्षारीय, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम इधर से ठीक है यहाँ को आते तो जो आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, ठीक है जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो यहाँ आगे की ओर क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, तो देखो अब देखो हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका बी का क्या है 1 है ना, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसका H+ आयन के कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 4 वाला हो गया, फिर कौन सा हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 7, डी वाला हो गया 7, फिर हो गया आपका ए 11 ना 11 है 9, ए की वैल्यू 9 है। और फिर क्या हो गया लास्ट में क्या हो गया ये क्या हो गया 11। तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अनुसार हमें इसका कर रखा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रखा है लगाया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें 1 में, फिर 4 में, ऐसे क्या हो रही है फिर ये क्या हो रही है कम होती जा रही है, यहाँ को क्या हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपको परख नली ए, ठीक है आपको एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, हमें क्या लिखना है मैग्नीशियम की क्या लेनी है पट्टी लेनी है। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जो आपका परख नली ए है, परख नली ए है उसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा परख नली बी में यानी कि परख नली बी में क्या है परख नली बी में एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COH डालिए। ठीक है, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान, यानी कि दोनों का जो मात्रा है ठीक है और जो इसका सांद्रता है वो क्या है इक्वल है, यानी कि क्या है समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। अब देखो परख नली ए में क्या है, परख नली ए एम बी में समान लंबाई की क्या ले मैग्नीशियम की क्या ले रखी है पट्टी ले रखी है। ठीक है, अब देखो अब परख नली ए में क्या है आपका HCl,
ठीक है, HCl प्लस क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। HCl प्लस मैग्नीशियम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, MgCl2 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा। अब परख नली बी में भी जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, देखो ये इसका हो गया, जब ये करेंगे आपस में रिएक्शन CH3COOH प्लस क्या है, मैग्नीशियम की पट्टी है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे यानी कि सॉलिड। अब देखो कि क्या बनाएंगे, CH3CO का ट्वाइस Mg प्लस S2। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अब देखो जो परख नली ए थी उसमें क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपको पता है वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जो आपका HCl होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, जो आपका एसिटिक अम्ल होता है वो क्या होता है आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। अब हम पहले जो H+ आयन, ठीक है, जो H+ आयन ज़्यादा देंगे क्या हो जो H+ आयन ज़्यादा देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और जो आपके H+ आयन कम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होता है आपके वीक एसिड होते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किस परख नली में क्या होगा, अधिक तेजी से क्या होगी, बुदबुदाहट होगी, ठीक है। तो क्यों, अब देखो हमें पता है जो आपका HCl है वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, जब इसके आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, बुदबुदाहट होगी, ठीक है। और ये क्या होता है आपका वीक एसिड होता है, तो इसमें क्या होगा, बहुत कम बुदबुदाहट होगी। तो इसकी ये क्या, क्योंकि ये क्या है आपका वीक एसिड और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें क्या होगी आपकी ज़्यादा क्या होगी, आपकी बुदबुदाहट ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहे हैं, देखो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, कह रहे हैं जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। जो आपका ताजा दूध है इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। जब ये आपका जो ताजा दूध होता है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और जब ये दही बन जाएगा, ठीक है, यानी कि दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो हमें इसका आंसर देना है। अब देखो, अब जो ताज़ा दूध है, ठीक है, जो ताज़ा दूध है उसका पीएच कितना है, 6। अगर ये इसमें चेंज हो जाएगा, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या चेंज होगा, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी जो दही होती है, ठीक है, जो आपकी दही होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता है जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। 6 तो ये है ही, जो आपका प्योर मिल्क है, ठीक है, यानी कि जो आपका ताजा दूध है वो क्या है आपका 6 तो है ही। अब देखो जब ये दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अब देखो जो आपकी दही होती है उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिससे वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो इसकी तुलना में क्या होगा, जो दही का पीएच मान है, ठीक है, जो दही का पीएच मान है वो दूध की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन था कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि देखो जब दूध, ठीक है, जब दूध को हम क्या करते हैं, दही में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है आपका जो इसका पीएच मान है, ठीक है, जो ताजे दूध का पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी दही है, ठीक है, जो दही है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है, जो उसको क्या कर देता है, दही को और ज़्यादा क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और जो अम्लीय मान होते हैं वो क्या होते हैं, क्या 7 से नीचे को क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, दूध की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दही का जो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, दूध की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके आंसर है। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन करे, आई होप कि आपको सब समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।